Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss the acceptance. अब इससे प्रीवियस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर और प्रपोजल और लैप्स और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने प्रपोजल पार्ट पढ़ लिया है, कवर कर लिया है. अब हम एक्सेप्टेंस पार्ट डिस्कस करेंगे. तो हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. तो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट द प्रपोजल और ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. मतलब जिस भी पर्सन को कोई ऑफ़र दिया गया होता है, मतलब ऑफरी को कोई ऑफरर जो है अगर कोई ऑफ़र देता है तो ये ऑफरी के पार्ट पर होता है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस दे उस ऑफ़र के लिए. और जब ऐसा होता है कि ऑफरी अपनी जो असेंट है उस ऑफ़र को लेकर वो दे देता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो जो ऑफ़र है वो एक प्रॉमिस बन गया है या एक अग्रीमेंट बन गया है. तो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस और एन अग्रीमेंट. अब एक्सेप्टेंस इज द मैनिफेस्टेशन बाय द ऑफरी ऑफ हिज असेंट टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर. मतलब जो भी ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऑफरी जो है वो उस पर अपनी असेंट देता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर में है वो उनको एक्सेप्ट करता है या उन पे अग्री हो जाता है. अब अगर एग्जाम में आपसे कोटेशन में एक क्वेश्चन पूछे कि एक्सेप्टेंस इज द मैनिफेस्टेशन बाय द ऑफरी ऑफ हिज असेंट टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर, तो आपको इसमें डेफिनेशन ऑफ ऑफर से स्टार्ट करना है, इसकी रीजनिंग देनी है और इसमें लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस मेंशन करना है. वहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कि वो क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना एक्सप्लेन करेंगे. तो आपसे एक क्वेश्चन जो है वो कोटेशन फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आपको इससे डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना है. जो हमें पता है कि जब ऑफरर जो है वो ऑफरी को एक ऑफ़र मेक करता है और ऑफरी उस पर अपनी असेंट देता है, तो उसे हम कहते हैं कि उसने वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और अब उन दोनों पार्टीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया है या एक प्रॉमिस फॉर्म हो गया है. तो अब हम जैसे हमने लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफ़र डिस्कस किया था, अब हम लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट रूल है रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड. मतलब जो भी असेंट है, मतलब जो भी अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट है उस ऑफ़र के ऊपर, तो वो जो असेंट है वो हमें सिर्फ उसी से मिलना चाहिए, उसी ऑफरी से मिलना चाहिए जिसको हमने वो ऑफ़र जो है वो मेक किया है. कोई भी थर्ड पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकती. जिसके लिए वो ऑफ़र मेक किया गया है सिर्फ वही पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट या डिनाई कर सकती है. An offer made to the world at large can be accepted by any person who has knowledge of the existence of the offer. अब अगर इस केस में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि हम इनको जनरल ऑफर्स बोलते हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक ऑफ़र है, स्पेसिफिक ऑफ़र का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही वो ऑफ़र वैलिड है, वो ही उस पर अपनी असेंट दे सकता है. तो उस केस में अगर स्पेसिफिक ऑफ़र का केस है तो उसमें वो ही इंडिविजुअल से हम उसकी एक्सेप्टेंस लेंगे जिसको वो ऑफ़र जो है वो मेक किया हुआ है. अगर ऐसा केस पूरे वर्ल्ड के लिए है, इन जनरल है, जनरल ऑफ़र है, तो उस केस में जिसको भी उस ऑफ़र के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उस ऑफ़र को क्लेम कर सकता है या उसको एक्सेप्ट कर सकता है. उस केस में भी हम इसको बोलेंगे कि ये एक अग्रीमेंट बन जाएगा. तो अब इसी रूल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. मान लेते हैं ए ने अपना सारा बिजनेस जो है वो अपने मैनेजर बी को ट्रांसफ़र कर दिया है और इस केस में अब जो कस्टमर है, लेट्स से सी मान लेते हैं कि एक कस्टमर है और वो उसे नहीं पता कि ए जो है वो अपना बिजनेस बी को सेल कर चुका है. तो सी क्या करता है, जो ऑफ़र है वो मेक कर देता है ए के नाम पर. वो ये ऑफ़र दे देता है कि उसको कोई भी पर्टिकुलर गुड्स जो हैं वो लेट्स से कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अंदर उसको कोई भी गुड्स जो है वो सप्लाई करने हैं. तो उस केस में क्या होता है, अब जो हमारा ऑफरी है उसको नहीं पता कि जो बिजनेस है वो सेल हो चुका है और उसने
पुराना जो था, ए जो ओनर था उसके नाम पर उसने वो ऑर्डर किया था। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, बी उस ऑर्डर को रिलीज़ कर देता है और गुड्स सी को मिल जाते हैं जिसका उसने ऑर्डर दिया था। और अब क्या होता है कि सी को ये पता चल जाता है कि जो बिज़नेस है वो सेल हो चुका है और अब बी उस बिज़नेस को ऑपरेट करता है। तो इस केस में सी जो है वो डिनाई कर देता है पेमेंट करने के लिए बी को, क्योंकि उसने ये ऑफ़र ए को मेक किया था और उसको गुड्स भी मिल चुके हैं। तो इस केस में जो सी है उसको ये नहीं पता था कि बिज़नेस जो है वो सेल हो चुका है। तो इसीलिए जो भी एक्सेप्टेंस है वो उसी को देनी चाहिए जिसने वो ऑफ़र मेक किया है, जिसको ये ऑफ़र मेक किया गया है। तो इस केस में सी को पता ही नहीं था कि जो बिज़नेस है वो सेल हो चुका है। उसने अपनी तरफ से ए को ही जो ऑर्डर है वो दिया था और अब उसको जब पता चला कि बिज़नेस सेल हो चुका है और अब वो बिज़नेस बी ऑपरेट करता है, तो उसने प्राइस पे करने से डिनाई कर दिया कि उसने ए के नाम पर वो ऑर्डर रिलीज़ किया था और उसको गुड्स भी मिल गए, लेकिन वो प्राइस मनी जो है वो पे बी को नहीं करता। तो इसीलिए ये रूल इम्पॉर्टेंट है, तभी हम एक वैलिड अग्रीमेंट बना पाएंगे जब जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड हैं उस ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस में वो अग्रीड होंगी, तभी वो एक प्रॉमिस या अग्रीमेंट बन पाएगा। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अग्रीमेंट को बनाने के लिए ये प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होता है, तभी वो एक अग्रीमेंट बन पाता है या कोई भी प्रॉमिस बन पाता है। इसीलिए जो भी इन्वॉल्व्ड पार्टी हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, उन पार्टीज़ का अग्रीमेंट होना, एक चीज़ पे असेंट होना इम्पॉर्टेंट होता है, तभी हम उसे कोई भी वैलिड एक्सेप्टेंस मान पाएंगे। अब यहाँ पर ये भी रूल है कि जिस भी पर्सन को कोई भी ऑफ़र किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। अब वो जो पर्सन है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑफ़र है वो पर्टिकुलर डॉक्टर्स के लिए ही है या टीचर्स के लिए है, तो वो एक ग्रुप या क्लास ऑफ पर्सन्स हो गया। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो टीचर है तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए वो सारे टीचर्स के लिए ऑफ़र हुआ। तो उस केस में कोई भी टीचर जो बाय प्रोफेशन टीचर है या लेट्स से डॉक्टर है, तो उस केस में वही उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हमारी वो पार्टी हो सकती है जिसको ऑफ़र जो है वो मेक किया हुआ है। तभी हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि जब सी को पता ही नहीं था कि वो जो है जो भी बिज़नेस है जिसके साथ वो ट्रेड कर रहा है वो अब एक्चुअली सोल्ड हो चुका है, किसी दूसरे पर्सन को, बी को सोल्ड हो चुका है। तो इस केस में सी लायबल नहीं है कि वो प्राइस पे करे बी को, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि बिज़नेस सोल्ड हो चुका है और उसने ए के नाम पर ही जो है वो प्राइस पे किया। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।